हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था CUET PG 2025 का, उसकी ये पेपर सॉल्यूशन वीडियो नंबर 2 रहेगी। इससे पहले हम पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन किया था और ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चंस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिले थे, तो उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं CUET PG 2025 का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप CUET PG 2026 या फिर 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आपको CUET PG, IIT JAM एंड और भी जो नेट का एग्जाम हो गया उनकी आपको कोचिंग अवेलेबल हो जाती है, आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, काफी कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आप CUET PG या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। भाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आप सभी को पता होगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से इनमें से कौन सा अमीनो कंपाउंड नहीं बना सकते? कैन नॉट वर्ड को बड़ा हाईलाइट करना है यहाँ पे कि नहीं बना सकते। तो आप सभी को पता होगा बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में होता क्या है। यहाँ पे हम बेसिकली थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड की रिएक्शन बेसिकली हम बेस के साथ करवाते हैं और उसके बाद उसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड RX के साथ करवाते हैं। यहाँ पे खास बात क्या होती है कि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है, ये बात यहाँ पे की पॉइंट है। और यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं होना चाहिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो कह रहे कि किसको नहीं बना सकते? तो एन ब्यूटाइल अमीन तो इजीली बनाया जा सकता है, बेसिकली 1 2 3 4 और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? NH2। तो ये तो बेसिकली आपका एलिफेटिक यानी कि प्राइमरी अमीन है, तो ये तो आपका बिल्कुल आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। तो ए हटा दीजिए। क्यों? इन्होंने पूछा कि किसको नहीं बना सकते, तो ए को तो बना सकते हैं। ए को तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको आप तुरंत प्रभाव से हटा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी को, एक बार देखते हैं। बी बेसिकली आपका एक एमिनो एसिड है, एलानीन। तो इसमें भी बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्राइमरी अमीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको भी प्रिपेयर किया जा सकता है। एलानीन को भी हम बना सकते हैं किसके थ्रू? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो बी भी नहीं आएगा, तो बी देखो यहाँ पे भी है बी, यहाँ पे भी है बी और यहाँ पे भी है बी। तो इसको भी हटा दीजिए, इस ऑप्शन को भी हटा दीजिए, इस ऑप्शन को भी हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एनालीन। बेसिकली अगर आप देखेंगे एनालीन का मतलब बेसिकली ये प्राइमरी अमीन तो है, बट ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो गया। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखो हमें पूछा था कि किसको नहीं बना सकते, तो एनालीन को नहीं बनाया जा सकता, इन दोनों को बनाया जा सकता था, इसलिए ये हमारे आंसर नहीं है। इन दोनों को सी को बेसिकली सी को नहीं बनाया जा सकता इसके थ्रू, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। और साथ में देखिए टार्ट ब्यूटाइल अमीन की भी बात करेंगे तो ये भी बेसिकली आपका 3 डिग्री अमीन हो गया, तो इसको भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सी और डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इनको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बेसिकली एसीटोन गिवन है और एसीटोन की रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पे HCl एंड साथ में यहाँ पे आपका ATSH। उसके बाद इसकी रिएक्शन निकल एंड ATOH रिफ्लेक्स के साथ करवाइए।
देखिए सबसे पहले बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है किसको, इस H पॉजिटिव को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनता हुआ क्या दिखाई देगा, बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे H आ गया और इसके ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को आप यहाँ ब्रेक करेंगे। जैसे ही आप इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करते हैं बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे O के ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहां पे अब जो ये आप देख रहे हैं ATS नेगेटिव, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। इस तरीके से अटैक करने के बाद आप एक बार देखेंगे कि यहाँ पे OH बन गया है एंड SET आपका बन गया है। अगेन अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो इसी प्रकार से कि यहाँ पे दूसरा जो आपको आएगा 2 मोल आपको यहाँ पे SET के बनते हुए दिखाई देंगे। SET ये वाला आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा सबसे पहले। जैसे ये बनेगा, इसके बनने के बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है निकल निकल के साथ। तो निकल क्या करेगा, यहाँ पे डी सल्फराइन, जो डी यहाँ पे जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है इसको डी सल्फराइज करेगा। तो इसको यहां से हटा दीजिए, इसको भी यहां से हटा दीजिए, निकल का ये काम रहेगा। ये दोनों सल्फर यहां से हट जाएंगे और 2 H आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप से होगा, यहाँ पे दोनों जगह आप देखेंगे कि SET बनेगा। और जब आप इसकी रिएक्शन अगेन निकल एंड आपका इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो डी सल्फराइजेशन होगा, यहाँ से सल्फर हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो दिस इज सिंपली योर प्रोपेन। ये आपका क्या है, ये आपका सिंपली प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई। तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक अल्काइन गिवन है ना। बेसिकली आपको एक ट्रिपल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, अल्काइन गिवन है। इसकी रिएक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आपने करवाई, A बना। तो भाई अल्काइन की रिएक्शन जब आप H2 निकल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे आपको सिस अल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका सिस अल्कीन ना। बेसिकली ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटेगा और 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे। तो ये आपका बन गया A, सिस अल्कीन की फॉर्मेशन हुई। तो सिस अल्कीन की रिएक्शन जब आप करवाएंगे किसके साथ, बेसिकली ये इसको हम बेसिकली इसको बेसिकली इसको बोलेंगे हम परबेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, परबेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। जब आप परबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे H3O पॉजिटिव, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इपोक्सीडेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इपोक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और इपोक्सीडेशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका O आ गया है, यहाँ पे आपका O। और इपोक्सीडेशन की खास बात क्या है, अगर ये सिस है तो आपको CC देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों CH3 आपको कुछ, दोनों मिथाइल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन के बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HI एंड पर आयोडिक एसिड बेसिकली इसको बोलते हैं। तो जब आप इसकी रिएक्शन इपोक्सीडेशन के साथ करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले डाइओल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपका डाइओल की फॉर्मेशन आपको होती हुई दिखाई देगी। पहले यहाँ पे आपका डाइओल बनेगा, उसके बाद फिर अगेन अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं है ना पर आयोडिक एसिड के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको CH3 एंड आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपको H 2 मोल। यानी कि बेसिकली होगा क्या, बेसिकली ये यहां से आपका ब्रेक हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन आपने कर देना है। तो आपको 2 मोल मिलेंगे एसिटल्डिहाइड के, 2 मोल मिलेंगे आपको एसिटल्डिहाइड के। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपका B था और जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये आपको C बना। उसके बाद C के बाद क्या किया गया, इसकी रिएक्शन करवाई गई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ETMGBr, ETMGBr। तो यहाँ पे ET जो है बेसिकली एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, ये आपका O हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH3 ये आपका CH हो जाएगा। O के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन मिलेगा इसको ये, और यहां से आपको इथाइल लगता हुआ दिखाई देगा। यहां से बेसिकली आपका ये लगेगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका डी है। और आपसे डी पूछा गया था कि क्या बनेगा, तो डी बेसिकली आप सिंपली देख सकते हैं। अगर यहां से आप नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 2 ब्यूटेनॉल हो गया। बेसिकली क्या होगा ये 2 ब्यूटेनॉल, इसको आप 2 ब्यूटेन 2 ऑल भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो भी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वो भी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए भाई जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है प्रिपरेशन के दौरान तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ है, यहाँ पे इपोक्सिडेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर अगेन रिएजेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे अगेन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट आ रहा है। तो बहुत सारे रिएजेंट्स का यूज करके आपसे प्रोडक्ट, तो इन डेप्थ नॉलेज आपकी चेक की जा रही है कि आपको कितना कुछ आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तीनों का जो आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब आगे बात करते हैं भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, आपको एक हेट्रोसाइक्लिक के काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर आप इस एग्जाम को देखेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, बट पता नहीं सीयूईटी में हेट्रोसाइक्लिक के काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जब आप करवाएंगे इसके साथ फाइनली, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम लिया गया है इथेनॉल के साथ, CH3I हो गया यहाँ पे मोइस्ट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगेन CH3 के साथ रिएक्शन, और लास्ट में आपका सोडियम अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो देखिए भाई इसका प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये क्या होगा बेसिकली, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दिस कंपाउंड इज आइसोक्विनोलिन, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोक्विनोलिन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो बेसिकली यहां से क्या होगा, इसका रिडक्शन देखने को आपको मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन। तो ये देखो एज इट इज रहेगी, और यहां से ये दोनों डबल बॉन्ड आपको गायब होते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली लाइक दैट बर्च रिडक्शन में जैसा होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है आपका, इसकी जो रिएक्शन करवाई है इसके बाद Mg, यहाँ पे Me आएगा बेसिकली, ये है ना Me, और सोडियम मोइस्ट Ag, तो ये बेसिकली CH3 आएगा, यहाँ पे गलती से G लिखा हुआ है, MEI आएगा। इसकी रिएक्शन जब करवाओगे तो ये बेसिकली आपका यहाँ अटैक करेगा Me के ऊपर, और I यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स अटैक करवाने के बाद यहाँ पे आपको क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, है ना, क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको हीट करते हैं तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड बना, और ये अगेन आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाएंगे। अगेन यहां से आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, अगेन आप देखेंगे क्या कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अगेन अटैक करेगा Me के ऊपर, और I बाहर निकलेगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो ये बनेगा। इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अमलगम के साथ, तो ये क्या करेगा, सोडियम अमलगम इस सब को बाहर निकालेगा, और यहाँ पे आपको CH3 बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको CH3 बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ ये चीज नोटिस कीजिए, क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट से जब आप इसको हीट अप करते हैं तो यहाँ पे आपको होफमैन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसको हम जानते हैं किस नाम से, इस रिएक्शन को, है ना, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, है ना। ये जो प्रोसेस देख रहे हो ना, ये वाला स्टेप, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये 2 है, और 2 से जो 3 बना है, इस स्टेप को, इस रिएक्शन को हम होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेथड फेल इन द केस ऑफ अल्कलॉइड डज नॉट कंटेन बीटा हाइड्रोजन आइटम, इन सच केसेस एमडे मॉडिफिकेशन इज यूज्ड, उसमें एमडे मॉडिफिकेशन का यूज किया जाता है। क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस्ड विद सोडियम अमलगम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम अमलगम का यूज करके तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, अगर आप इनमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का भी काफी डिटेल में यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये डायरेक्ट आपका रेफरेंस बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने किसी रेफरेंस बुक से लिया है, तो डायरेक्ट रेफरेंस बुक का क्वेश्चन था। अगेन मैं बोलूंगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस था। अगर आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर है एंड आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी आता है, रिएजेंट का भी आइडिया है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा इस क्वेश्चन को।
तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप इसको रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल हलाइड है और आपको यहाँ पे अल्कोहल लेके आना है। तो देखो इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए, तो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं सबसे पहले कि अल्कोहलिक KOH का यूज करें, एक्वस KOH का यूज करें, अल्कोहलिक KOH का यूज करें, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करें। तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर एक्वस OH, अगर ये Br हटा के यहां OH चाहता, अगर हमें OH यहां चाहिए होता ना, यहां इस पोजीशन पे, तो ठीक था, एक्वस वाले का हम अटैक करवा देते। बट OH तो हमें दूसरे कार्बन पे चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाने पे एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन के बाद आपको अल्कीन बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनेगा आपका, अल्कीन बनेगा। और अल्कीन हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि आपका जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनना चाहिए, है ना, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव चार्ज ये यहाँ अटैक करेगा, Br यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ये बना सबसे पहले आपका, ठीक है। उसके बाद करें तो एक्वस वाला ऑप्शन हट जाता है यहाँ से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन वाला ऑप्शन भी यहाँ से आपका हट जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई दो ऑप्शन है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाओगे या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे। तो खास बात क्या रहती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, HBO इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये देखने को मिलेगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं। तो होता क्या है बेसिकली भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आप इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि हम इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 भी यहाँ पे रखा जाता है। तो इस पोजीशन पे इसमें यहाँ पे ये वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले BH का अटैक होता है, किसका अटैक होता है, BH। तो ये, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अल्कीन अटैक करता है बोरेन के ऊपर। तो वो इस तरीके से अटैक होता है, अभी मैं आपको करके बता देता हूं। तो यहां से देखिए भाई अटैक होगा, यहां पे आपका BH2 आएगा और यहां पे इस पोजीशन पे आपका H आएगा। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना वहां हाइड्रोजन आता है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे आपका BH आएगा। और जब आप इसकी रिएक्शन फाइनली H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव करवाएंगे, तो आपको जहां BH2 दिख रहा है वहीं पे आपको अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई देता है, अल्कोहल बनता हुआ। और एक खास बात और होती है भाई यहाँ पे कि जो ये आपका OH होता है एंड ये जो हाइड्रोजन होता है, इनका बेसिकली सिन एडिशन होता है। तो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, वो आपका बेसिकली सिन एडिशन आपको देखने को मिलता है। इन फ्यूचर आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये OH होगा एंड जो ये H होगा, इन दोनों की जो केमिस्ट्री, इन दोनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो आपका सेम होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एलिमिनेशन करवाया, अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करवाने पे अल्कीन बना, अल्कीन का आपने करवा दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिससे कि आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी। ओजोनोलिसिस बार बार आपसे पूछा जाता है एंड वेरी सिंपल। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पे आपको एक अल्कीन दिखाई दे रहा है, इसकी दो बार तो ओजोनोलिसिस करवा दीजिए, और जब ओजोनोलिसिस के बाद आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करवा देना। तो ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H, ये बनेगा आपका A। इसको मैं A बोल सकता हूं कि ये मेरा A बना है। अभी ए अभी नहीं बनेगा, मतलब जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, H2O2 के साथ। तो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन H2O2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर आपको एसिड मिल जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपको यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, A, प्रोपेनोइक एसिड देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले देखने को मिलेगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O2 के साथ तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एसिटिक एसिड।
कौन सा देखने को मिलेगा? एसिटिक एसिड। वैसे तो इतना करने से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, फिर भी हम कंप्लीट इसको करते हैं। अब जब आपने इसको ब्रेक किया, एक, उसके बाद दो, तीन, चार और पांच, टोटल आपको कितने कार्बन देखने को मिलेंगे? तीन कार्बन आपको बीच में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो CH2, 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 ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे H2O2 के साथ, H2, तो इन दोनों जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? एसिड देखने को मिलेगा। CH2, 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 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, ये आपका C डबल बॉन्ड OH हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ग्लूटोरिक एसिड बोला जाता है। इसी को आपका क्या बोला जाता है? ग्लूटोरिक एसिड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, ए जो है आपका बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे H2O2 ना होता ना, फिर आपका प्रोपेनल्डिहाइड बनता है ना, मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया ये बात। तो ये तो आना ही नहीं था, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड तो रहना ही नहीं है, मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन, तो ये ग्लूटरल्डिहाइड नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ग्लूटेरिक एसिड हो गया। एसिटल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन करके देख सकते थे, एसिटिक एसिड। यानी कि तीनों एसिड बनने थे। अगर आपको किसी स्टूडेंट को ओजोनोलिसिस नहीं भी आती ना, तो अगर आपको इतना पता है कि एल्डिहाइड बनेगा पहले एंड उसके बाद क्या बनेगा? आपका एसिड बनेगा। तो अगर एसिड 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 को फॉलो करते ना, तो भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया जाता है ये वाला कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको नेप्थलीन गिवन है। नेप्थलीन की रिएक्शन आपका करवाई गई है V2O5 एयर और साथ में अमोनिया, ठीक है। तो जब आप इसकी पहले जब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे ना V2O5 के साथ और अमोनिया के साथ, साथ में ही बता देता हूं, या फिर आप अलग से भी इसको देख सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली आपको पहले जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो यहां पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा थैलिक अनहाइड्राइड। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? बेसिकली यहाँ पे आपको थैलिक अनहाइड्राइड बनता हुआ दिखाई देगा इस टाइप से। और जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा देंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा थैलामाइड। क्या मिलेगा? थैलामाइड। तो ए जो आपका बनने वाला है ना, प्रोडक्ट ए, दैट इज थैलामाइड। थैलामाइड। जब आप थैलामाइड की रिएक्शन बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, कि जब आप थैलामाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ये आपका NH मान लेते हैं, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है किसके साथ? Br2 एंड KOH के साथ। Br2 एंड KOH के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एमाइंस देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? जब Br2 और KOH के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, B वाला प्रोडक्ट, दैट इज एंथ्रालिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे आपका जो बनेगा, ये होफमैन ब्रोमाइड से आप रिलेट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जगह बनता हुआ दिखाई देगा C डबल बॉन्ड OH और एक जगह दिखाई देगा NH2। तो बेसिकली दिस इज होफमैन ब्रोमाइड। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इसको बोला जाता है बेसिकली। तो ये आपका A बनेगा। ए क्या बनेगा? थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन आप Br2KOH के साथ करवाएंगे, ये बनेगा आपका B, जिसको कि हम एंथ्रालिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रालिक एसिड। अब जब आपने एंथ्रालिक एसिड की रिएक्शन NaNO2 NaNO2 एंड H2SO4 के साथ करवाई, और साथ में NaOH भी रखा, तो इसके साथ रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे जो है बेसिकली डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। पहले ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, बेंजाइन को बनाने का तरीका होता है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। बेंजाइन को बनाने का तरीका, N2 पॉजिटिव बनता है यहाँ पे, और जो OH नेगेटिव गिवन है यहाँ से, वो ये आएगा, ये यहाँ से अपना डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो बेसिकली आपका C पता क्या बनेगा? C आपका बनेगा बेंजाइन। C क्या बनेगा आपका? C आपका बनेगा बेंजाइन। तो ये देखो, सबसे पहले देखो कितना कुछ यूज करवा रहा है क्वेश्चंस में, काफी डिटेल चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले आपका थैलामाइड, उसके बाद Br2KOH से एंथ्रालिक एसिड, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाने से बना आपका क्या, यहाँ पे क्या बना आपका बेसिकली बेंजाइन। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बेंजाइन की रिएक्शन करवाई गई है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, है ना। अब ये बन गई साइक्लोएडिशन।
ना। अब ये क्या बन गई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 2+4 डाइल सेल्डर रिएक्शन आप बेसिकली बोल सकते हैं। तो जब आप इसकी रिएक्शन 1,3 ब्यूटाडाइइन के साथ करवाएंगे तो ये बन गई आपका डाइल सेल्डर रिएक्शन, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ टैग करेगा, ये यहाँ टैग करेगा, ये यहाँ टैग करेगा। तो जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो देखो कितना कुछ डिटेल में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी यूज हो रही है, नेम रिएक्शंस भी यूज हो रही है, इंटरमीडिएट्स भी यूज हो रहे हैं। तो जैसे बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे यूज हो रहा है। हालांकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं लेक्चर्स के दौरान। आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चंस करवाया ही नहीं जा सकता स्टूडेंट्स को। ये रिएक्शंस के नाम आपने नहीं भी सुने होंगे। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने कॉलेज टाइम पे हेट्रोसाइक्लिक को काफी डिटेल में पढ़ा है वो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है ना, कुछ रिएक्शंस के नाम गिवन है, और यहाँ पे रिएक्टेंट गिवन है, रिएक्टेंट्स है अलग अलग। तो बोल रहे हैं कि बताओ कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है ना, कौन सी नेम रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है। तो काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है तो आप ज्यादा चांसेस ये कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें, वो ज्यादा बेटर रहता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बेसिकली, तो ये चारों रिएक्शंस मैंने यहाँ पे आपका एक पेज पे करवा दी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट आपका यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज ऑर्थो अमीनो एल्डिहाइड, दैट इज ऑर्थो अमीनो एल्डिहाइड यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ रिएजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो अमीनो एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो इसमें तो यही वाला ए का तो फर्स्ट ही आ गया, ए का तो आपका फर्स्ट आ गया। तो ए का फर्स्ट इन तीन में दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट आप देख देख सकते हैं डियोबनर वोन मिलर सिंथेसिस। तो इसमें जो बेसिकली यूज होता है दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। इसमें क्या यूज होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक मिनट दोबारा से इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। द फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन न्यूक्लियस बाय हीटिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। तो देखो यहाँ पे एनालीन है भाई, साफ साफ देख सकते हो। एनालीन की रिएक्शन करवानी होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये तो है नहीं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, लेकिन ऑप्शन में एनालीन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि बी का 3 आएगा। तो बी का 3 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो अगेन आप देख सकते हैं ये चारों रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शंस यहाँ पे हो जाती है। इसमें क्या यूज हो रहा है आपका, ये आपका यहाँ पे जो यूज हो रहा है बेसिकली CH3 सिंथेसिस ऑफ बीटा कीटो एस्टर, है ना। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बीटा कीटो एस्टर का यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर। तो अगेन वही बात आ गई, यहाँ पे सी का क्या देखने को मिलेगा 4, और डी का क्या देखने को मिलेगा 2। हेट्रोस, इनमें आप एक कॉमन चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जगह क्विनोलिन के फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, क्विनोलिन की फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी इन रिएक्शंस में उसी के डेरिवेटिव्स या क्विनोलिन ही आपको बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था। तो ये चारों रिएक्शन वैसे चांसेस कम है कि पूछे, फिर भी आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें मिस्टेक की होगी। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 3,4 डाइब्रोमो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी हेक्सेन। तो देखिए, तो ज्यादातर आपको केसेस में यही पढ़ाया जाता है कि जो एंटी फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जो आपका एंटी फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड फॉर्म से, गोज फॉर्म से, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट ने जो इसका आंसर लगाया होगा, जो एज एक्सपेक्टेड है वो क्या लगाया होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया होगा 4। क्यों, ईटी के सामने ईटी, इथाइल के सामने इथाइल आ गया, OH के सामने OH और Br के सामने Br आ गया। तो मोस्टली स्टूडेंट ने ये आंसर लगाया होगा 4, जो कि टोटली गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके पीछे मैं आपको दो बातें पढ़ाता हूं। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपका
दो ऑक्सीजन होते हैं, ये दो OH होते हैं, डायोल होता है बेसिकली, वहां पे आपका जो गोच फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एंटी फॉर्म। रीजन इसके पीछे दिया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन दिया जाता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन दिया जाता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके पीछे रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, अगर आप एंटी फॉर्म में देखेंगे ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि OH गोज पोजीशन पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दोनों आप देख सकते हैं कि 60 पे आ रहे हैं, मतलब गोज पोजीशन है। ये एंटी टाइप में हो गए दोनों OH, ये पॉसिबल है नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि एक और तीन में से कौन सा होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। देखो यहां पे आप देखेंगे कि जो इथाइल और इथाइल है ना, वो गोज पोजीशन पे है, और इथाइल और इथाइल के बीच में जो ब्यूटेन गोज इंटरेक्शन होता है ना, वो काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू BR। देखो दो पोजीशन है। अब यहां देखोगे, यहां ये इथाइल एंटी नजर आ रहे हैं और यहां BR। लेकिन जब इथाइल गोज पोजीशन पे रहते हैं ना, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सन्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू BR। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि ET को एंटी रखना है, इथाइल को एंटी रखना है, क्योंकि वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। तो अगर आपको मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप BR को, ठीक है, BR को अगर और कोई चॉइस नहीं है तो BR को गोज पे रखना पड़ेगा, और इथाइल जो है बेसिकली उसको हमें एंटी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए भाई, कितना जबरदस्त कंसेप्ट यहाँ पे यूज करवाया गया है। सबसे पहले दोनों OH यहाँ गोज पोजीशन पे आएंगे। ET ET को एंटी रखोगे, इथाइल को एंटी रखोगे, या BR को एंटी रखोगे। तो BR गोज गोज इंटरेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली लेस रिपल्सिव होते हैं, मतलब वहां पे कम रिपल्सन देखने को मिलती है BR के केस में एज कंपेयर टू इथाइल। इसलिए इथाइल को एंटी पोजीशन पे रखिए और BR आपका अपने आप गोज पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दो बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है। एक जो नेम रिएक्शन, दैट इज बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये मैंने आपका कोर्स में कवर की है, लेक्चर्स में काफी अच्छे से कवर की है। एंड सेकंड रिएक्शन इज अ कानिजोरो रिएक्शन। तो बेसिकली कानिजोरो रिएक्शंस में तो क्या देखने को मिलता है, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो। जैसे कि कानिजोरो में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके पास बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ, या ऐसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी होती है किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एल्डिहाइड से एक तो आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, यानी कि इसी का अल्कोहल बनेगा, है ना, और इसी का आपका एसिड का सोल्ट बनता है, इसी का बेसिकली आपका एसिड बनता है। तो देखो, अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है तो रिडक्शन, एंड एल्डिहाइड से आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका कानिजरो होती है। तो कह रहा है क्या, और बेंजिल बेंजिल में क्या लेते हैं बेसिकली, बेंजिल बेंजिल में हम बेसिकली C डबल बॉन्ड O लेंगे, यहाँ पे कुछ और ग्रुप लेंगे, एंड यहाँ पे इस दोनों रिएक्शंस को मैंने लेक्चर्स में काफी अच्छे से कवर किया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये बेसिकली आपका है बेंजिल बेंजलिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका ये आप डाइकीटो कंपाउंड लेते हैं, और यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद O नेगेटिव नीचे, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करके इस तरीके का कंपाउंड बनता है। तो ये आपका बेंजिल है और ये आपका कानिजोरो है। दोनों रिएक्शंस को मैंने लेक्चर में डिटेल में कवर किया हुआ है, एक एक चीज बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो सबसे पहली बात क्या है, क्या ये दोनों रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है? बिल्कुल सही बात है, दोनों में OH नेगेटिव का यूज होता है, आपको देख लिया। तो ए तो पक्का सही है कि फर्स्ट तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में नहीं है तो हटा देते हैं। उसके बाद देखो ये कह रही है यहाँ पे बोथ इन्वॉल्व साइमल्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। यस, तो आपको यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक मिनट रुकिएगा, इसको ध्यान से देख लेते हैं। बोथ रिएक्शंस कैन अकर इंटरमोलिकुलरली और इंट्रामोलिकुलर। तो देखो भाई, कानिजोरो बेसिकली इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है। दोनों की पॉसिबिलिटी हमें नजर आने यहाँ पे देखने को मिलती है। बोथ रिएक्शंस इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन अनायन इन देयर मैकेनिज्म। क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो बेसिकली यहाँ पे बी पॉसिबल हमें नहीं नजर आने वाला, बी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ एनायन जो है ना, वो बेसिकली आपको बेंजिल बेंजिलिक में तो दिख रही है यहाँ पे, देखो शिफ्टिंग ऑफ एनायन की अगर आप बात करेंगे तो ये वाला जो यहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका बेंजिल बेंजिलिक में तो दिखाई दे रहा है, बट कैनिजरो में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर बी पॉसिबल नहीं होगा तो इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, एक मिनट भाई मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करता हूँ। सबसे पहले ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी, तो ए तो आएगा ही आएगा। रिडॉक्स वाला भी कंफर्म है, तो यहाँ पे डी भी है, क्योंकि रिडॉक्स तो हो ही रही है भाई यहाँ पे, है ना, तो डी भी कंफर्म है। तो अब इसको हटा देते हैं ए और बी को, ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब आ गया हमारे पास कि यहाँ पे बी है और यहाँ बी नहीं है ना, डी तो कंफर्म आएगा आएगा, बी, बी में बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एनायन। देखिए बेसिकली यहाँ पे कार्बन आयन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, एनायन का डिस्कशन हो रहा है, तो एनायन की शिफ्टिंग यहाँ पे होती है भाई, बिल्कुल सही बात है, बी भी सही है, डी भी सही है, बट यहाँ पे सी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, सी ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज जो आपका बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है ना, वो इंट्रामोलिकुलर टाइप की रिएक्शंस होती है, वो क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर टाइप की रिएक्शंस होती है, वहां पे हमें बाहर से कोई सबस्ट्रेट, बाहर से कोई और अदर रिएजेंट की यूज नहीं होती, तो यहाँ सी तो नहीं आने वाला, बट ए बी डी आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स गिवन है इसमें आपको दो तो 1H NMR के सिग्नल दिखाई देने चाहिए और 3C13 NMR सिग्नल दिखाई देने चाहिए, तो बताओ कि ऐसा कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले देखो बेंजीन है, बेंजीन मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन बना रहा हूं, ये आपका बेंजीन आ गया। यहाँ पे एक पोजीशन पे 1 पे लगा दो CH3, 2 पे लगा दो CH3, 3 पे लगा दो CH3 एंड 5 पे लगा दो CH3। तो भाई यहाँ तो देखो बहुत सारे, अगर आप 1H, इसका अलग सिग्नल आएगा एक, इसका अलग आएगा दो, इसका तीन, यहाँ पे जो बच गया चार, ठीक है, यहाँ पे जो बच गया पांच, यहाँ पे जो बच गया छह, तो यहाँ तो भाई सिग्नल काफी आ रहे हैं, इसका मतलब 1H NMR 2 सिग्नल आने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। C13 के भी काफी आएंगे, ये कार्बन अपने आप में अलग है, सब अलग है यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कह रहा है बेंजीन है और 1 और 4th पोजीशन पे डाई इथाइल लगा दो, डाई इथाइल, ठीक है, देख लेते हैं उसको भी बना के हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, CH2 CH3 लगा देना है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपने CH2 CH3 लगा देना है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 1H NMR के आपको क्या, एक सिग्नल इन 6 मिथाइल का, एक मतलब 6 हाइड्रोजन का, ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये बी, उसके बाद ये जो चारों आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं, चारों हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं, इनका आपको अलग से सिग्नल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1H NMR के कितने सिग्नल देखने को मिले, 3, बट मिलने कितने चाहिए थे, 2, इसका मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली आपका बेंजीन आ गया, यहाँ पे पहली पोजीशन पे आपने लगा देना है CH3, दूसरी पोजीशन पे लगा देना है CH3, इसी प्रकार फोर्थ पे लगा देना है CH3 एंड फिफ्थ पे लगा देना है CH3। तो इन चारों हाइड्रोजन का एक सिग्नल आने वाला है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो ये जो चारों कार्बन के ऊपर मिथाइल में जो ये दिख रहे हैं आपको 12 हाइड्रोजन, इन सभी का एक ही सिग्नल आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। दूसरा जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली यहां से आने वाला है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो दो हाइड्रोजन है, इनका एक सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे 1H NMR के दो सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं एंड C13 के यहाँ पे 3 होंगे। कैसे, एक तो इन सभी का, ये जो सारे कार्बन दिख रहे हैं, एक तो इनका हो गया फर्स्ट, सेकंड कौन सा होगा, सेकंड ये जो ब्लैक से मैं, ये एक, दो, तीन और चार, और उसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वो ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला कार्बन। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 C13 NMR के सिग्नल है और 2 1H NMR के सिग्नल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन करते हैं। आपको एस्टलीन गिवन है
और इसकी रिएक्शन आपने करवाना है कोई यहाँ पे रिएक्शन, जिससे कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। उस एरोमेटिक कंपाउंड को आपने किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है, जिससे कि ये वाला इस फार्मूले का कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपने करवानी है किसी और रिएजेंट के साथ, जो लास्ट प्रोडक्ट वो आपका आइसोक्विनोलिन बनेगा। तो बताओ कि क्या चीजें चलेंगी यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शंस को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा बेसिकली। तो अगर आपको ध्यान हो, जब भी आप एस्टिलीन की रिएक्शन करवाते थे रेड कार्बन के साथ या रेड होड कार्बन के साथ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप की रिएक्शन आपने जरूर देखा होगा, जिसको हम साइक्लिक पोलिमराइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? साइक्लिक पोलिमराइजेशन। एक ये लिया, इसी प्रकार एक और हम यहाँ पे ले लेते कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक इसी प्रकार यहाँ ले लेते थे इस टाइप से। ठीक है, और इनका साइक्लिक पोलिमराइजेशन करवाते थे, जिससे कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता था? बेंजीन की फॉर्मेशन होती थी। किसकी फॉर्मेशन होती थी? बेंजीन। तो ये आपका बनेगा बेंजीन। 11th क्लास में ही आपको ये पढ़ा दिया जाता है। ये रिएक्शंस काफी बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, तो सेल साइक्लिक पोलिमराइजेशन होगा, नो डाउट, इसको हटा देते हैं, बेंजीन बनेगा। कह रहे कि बेंजीन की रिएक्शन देखो, एक एक्स्ट्रा कार्बन ही तो जुड़ा है ना, और एक ऑक्सीजन जुड़ा है। बेसिकली क्या ये जो फॉर्मूला है, ये कि बेंजल्डिहाइड का नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो ये रिएक्शन भी आपको 12th में पढ़ा दी जाती है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं COHCl के साथ, तो यहां पे बेसिकली बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, जिसे हम गाटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाटरमान कोच रिएक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली जो नाम लिया जा रहा है दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में तो जो आपका टोलवीन होता है ना, इसके ऊपर CH3 जब लगा हुआ होता है, वो कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। तो इटार्ड तो हो नहीं सकती यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। साइक्लिक पोलिमराइजेशन दोनों में, गाटरमान कोच दोनों में। उसके बाद भाई अब देखिए, इस रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस रिएक्शन का आइडिया जब देखेंगे, अभी हमने ये इस टाइप की रिएक्शंस का डिस्कशन किया था थोड़ी सी देर पहले ही। तो ये बेसिकली आपका जो होगी, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड से आइसोक्विनोलिन अगर आपको बनाना है, तो ये बेसिकली आपका ये रिएक्शन बनने वाली है। तो इसमें अगर ये रिएक्शन बनेगी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जबरदस्त यूज करवाया गया है, क्योंकि आप पहले वाली रिएक्शन दूसरे वाली रिएक्शन आप बता सकते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बट तीसरा ऑप्शन अगेन अनएक्सपेक्टेड है, ये आपको आपका पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोसाइक्लिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना स्कोरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट यील्ड एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि गर्म करने पे, हीट करने पे अनहाइड्राइड नहीं बनाता है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो आपका मेलोनिक एसिड होता है ना, मेलोनिक एसिड, जब आप उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। एसिड आपका बेसिकली एसिड और अल्कोहल देखने को मिलता है, यहाँ पे अनहाइड्राइड नहीं बनता है। ठीक है, तो ग्लूटेरिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बल्कि ये टेस्ट भी यूज किया जाता है। अगर आपको सक्सिनिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए बेसिकली ये टेस्ट होता है कि दोनों को हीट करो और देखो कि अनहाइड्राइड, जिसमें अनहाइड्राइड बन जाए वो सक्सिनिक एसिड होता है, और जिसमें अनहाइड्राइड ना बने या जिसमें सिंपल एसिड बन जाए, वो बेसिकली आपका मैलोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आना था। इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बन सकता, लेकिन करवाना किसका है? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे बोला गया इथाइल प्रोपेनोएट का करवाना है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं CH3 CH2, एंड यहाँ पे प्रोपेनोएट बनाना है बेसिकली, तो ये, एंड यहाँ पे प्रोपेनोएट है, तो इसका मतलब ये वाला। तो ये है बेसिकली, इसका आपने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा? तो देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका होमोलेटिक क्लीवेज कर सकते हैं। तो एक तो आपका क्या बन सकता है, CH3 CH2 रेडिकल बन सकता है।
ठीक है। अब ये CH3 CH2 रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके यानी कि इसी का एक और मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, ये दोनों मिलके ब्यूटेन बना सकते हैं, ये दोनों मिलके ब्यूटेन बना सकते हैं। तो ये करा एन ब्यूटेन, यस एन ब्यूटेन तो बन जाएगा इजिली आपका, है ना, एन ब्यूटेन तो आपका इजिली बन जाएगा। बट इन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ये तो बन जाएगा, हटाओ इसको। उसके बाद देखो क्या इथेन बन सकता है, यस। यहाँ पे देखिए बेसिकली एक हाइड्रोजन रेडिकल भी रहता है, अगर आप हाइड्रोजन रेडिकल के साथ करवाएंगे इसकी रिएक्शन तो साफ साफ आपको CH3 यानी कि इथेन भी बनता हुआ दिखाई देगा। क्या इथाइलिन बन सकता है क्या, इथाइलिन भी बन सकता है। कैसे बनेगा इथाइलिन, देखो यहां से जो ये वाला हाइड्रोजन रेडिकल अगर वो निकल जाए, यहां से एक H रेडिकल बाहर निकल जाए, जैसे ही H रेडिकल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 रेडिकल, और पहले से ही CH2 रेडिकल था तो इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इथाइलिन भी बन गया, इथाइलिन भी बन सकता है। एन प्रोपेन बन सकता है क्या, कोई भी तरीका नहीं है एन प्रोपेन बनने का, एन प्रोपेन बनने का कोई भी तरीका नहीं है। क्यों, देखो जब आप यहां से ब्रेक करेंगे ना, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज यहां से होगी तो ये CO2 अलग से बाहर निकलता है, CO2 अलग से बाहर निकलेगा, ये CH3 CH2 रेडिकल है, तो यहाँ पे प्रोपेन की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, यहाँ पे प्रोपेन की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। पहला दूसरा तीसरा ये तीनों बन सकते हैं, बट यहाँ पे एन प्रोपेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका एरोमेटिसिटी से है, पढ़ाया जाता है, आसान है, काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो देखो आपसे पूछ रहा कि इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक होंगे। सबसे पहले देखो ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दोनों में रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है, इसलिए ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है, ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। बेसिकली ध्यान रखिएगा डी वाला, तो डी वाला एरोमेटिक नहीं हो सकता, पढ़ाया जाता बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाता आपको ये, ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। बी और सी वैसे ही कंफर्म हो गई कि होंगे होंगे। तो बेसिकली अब देखो क्या, यहाँ पे NH से जोड़ दिया, NH से जोड़ दिया, फिर ये प्लेनरिटी बनी रहेगी, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरा कंपाउंड प्लेनर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, अकल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। यहाँ पे भी ऊपर CH2 है, तो यहाँ आप देखेंगे ये भी एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनरिटी बनी रहती है। इसमें खास बात देखने वाली क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर आप इसको पायरीन, बेसिकली ये कंपाउंड होता है पायरीन, अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो 8 यानी कि 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन रूल क्या कहता है, यहाँ पे 16 नहीं है, रूल ये कहता है कि आपको पेरीफेरी वाले डबल बॉन्ड काउंट करने होते हैं, जो पेरीफेरी पे है ना उन्हीं को आप काउंट कीजिए। तो यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड आपको काउंट नहीं करना होता कॉन्जुगेशन में, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे 7 यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एरोमेटिक होगा, पायरीन इज द कंपाउंड। तो ए बी सी ये तीनों आपका बेसिकली एरोमेटिक होंगे, बट डी एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इसको बेसिकली बोलते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, इससे हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन भी इसी टाइप का। तो देखिए फिश, कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो ना, तो हमेशा एक्लिप्स्ड फॉर्म का ही बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्लिप्स्ड फॉर्म जब होगी ना, उसी का फुली एक्लिप्स जो होते हैं ना, उसी का फिशर प्रोजेक्शन बनता है। काफी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो पहले और मुझे बनाना भी इस हिसाब से कि पीएच और ईटी साथ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाहर वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ इन्होंने कुछ इस, चलो यही इन्हीं के हिसाब से बना लेते हैं, ये आपका पीएच हो गया यहाँ पे, ये बाकी है ना थोड़ा सा ऊपर दिखाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, ये सर्कल, ये जो पीएच था इसको मैंने 60 डिग्री का रोटेशन आप मान लीजिए कि इसको रोटेट करवा दिया, या 120 डिग्री का रोटेशन आप मान लीजिए। तो ये पीएच यहां आ गया, ये एम यहां आ जाएगा मिथाइल, और ये जो बेसिकली आपका एल्डिहाइड है वो यहां आ जाएगा, एल्डिहाइड यहाँ ये हुआ। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक्लिप्स बनानी है फुली। तो देखो
यहां और मुझे क्या चाहिए, आमने सामने क्या चाहिए, ईटी एंड पीएच चाहिए। ठीक है, तो इसके आप देखेंगे ईटी, इसको जस्ट इसके साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ईटी को इसके साथ में लेके गया, यानी कि एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है, ये ईटी आया, यानी कि आपने इसके जस्ट अपोजिट लेके गए। अगर ईटी इसके अपोजिट जाएगा तो आयोडीन किसके साथ आएगा, इसके साथ। आयोडीन कहाँ आएगा, तो आयोडीन ये आ गया। एंड हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा मिथाइल के पास, किसके पास, मिथाइल। तो ये बन गई है आपका अब एक्लिप्स्ड फॉर्म। इससे आप फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, तरीका आपको बताया हुआ ऑलरेडी। तो इससे आप कैसे बनाएंगे, देखो पीएच नीचे नीचे दिखा दो, कोई बात नहीं। अब यहां से देखो, अगर ये इसके यहाँ इस साइड में दिखाई दे रहा है ना आपको एमई, तो इसी साइड में दिखा दो। और इस साइड सीएचओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा दो। ऊपर देखो, ऊपर इथाइल के लेफ्ट यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ आई दिखा दो, और ये आपका इथाइल दिखा दो। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैंने ए को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ए और डी को कंपेयर करना बड़ा आसान है, आप साफ साफ देख सकते हैं, ए और डी को कंपेयर करना बड़ा आसान है ना। ये आपका ए था। तो यहां पे आप देखिएगा बेसिकली क्या है कि एमई की पोजीशन देखो बिल्कुल सेम है, यानी कि एक कार्बन की सेम और एक कार्बन पे चेंज हो गई है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों आपका डायास्टीरियोमर है, यानी कि एक कायरल कार्बन तो एक कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम है, बट दूसरे की चेंज हो गई। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका डायास्टीरियोमर। क्या कहलाते हैं, डायास्टीरियोमर्स। तो ए और डी जो है वो डायास्टीरियोमर्स होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देखने को तो आप यहाँ पे ए 1 2 3 इनको भी करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेज डैश को भी आप फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ये बेसिकली साहोर्स प्रोजेक्शन है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करके देखेंगे, आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। यहाँ पे ए और डी जो है ये डायास्टीरियोमर होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ऑप्शन आप खुद ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। कोर्स में स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है काफी डिटेल में ये लेक्चर्स आपको करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी क्वेश्चन है, फ्रॉम कार्बोकटाइन। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का। देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप सी वाले कार्बोकटाइन को देखेंगे, यहाँ पे ओ एम ई लगा हुआ है। तो ओ एम ई क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और लोन पेयर डोनेट करने से कार्बोकटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट। और इसकी वजह से बहुत जबरदस्त वाली स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये भी बोल सकते हो कि ये आपका प्लस एम इफेक्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो रेजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखो, यहां पे अगर आप देखेंगे, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को देखना है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 1 2, और इसके यहाँ 1 3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास आपका 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो अगर रेजोनेंस यहां नहीं हो रहा है तो फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सी के बाद नंबर आएगा डी का, सी के बाद किसका नंबर आएगा, डी का, इसलिए इसको हटा देते हैं सी। इसके बाद क्या आएगा आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन ए, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो आपका होगा बी, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेसिकली लीस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस विद वाटर। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस विद वाटर आपने कंपेयर करना है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे गिवन है एसिडामाइड, एसिटामाइड आपको गिवन है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको गिवन है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है इथाइल एसिटेट, ठीक है, और एसिटिक अनहाइड्राइड। तो भाई जो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी या सबसे ज्यादा रेट देखने को मिलता है वो एसिटाइल क्लोराइड के अंदर देखने को मिलता है, और सबसे कम एसिडामाइड के अंदर। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली अपना लोन पेयर यहाँ इसके साथ में रखता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे सबसे लीस्ट जो रेट रहता है ना वो एसिडामाइड का रहता है। किसका, एसिटामाइड का लीस्ट रेट होगा, यानी कि ए का सबसे कम और बी का सबसे ज्यादा। इसलिए इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। कह रहा है कि इनमें से ना विच ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड शोज शार्प बैंड एट, एक तो आपको देखने को मिलेगा 2150 पे, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 3300 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी भाई मैंने काफी शानदार लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए हुए हैं, अगर आपने देखा हो तो। जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो आपका शो करता है 2150 के आसपास, है ना, बैंड। समझ में आई बात। और जो कार्बन कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है ना, ये सी एच जो बॉन्ड है, ये शो करता है आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बेसिकली अल्केन होता है सिंपल, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है वो 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का आप देख सकते हो कि 3300 इनवर्स के आसपास आता है। इसी प्रकार जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसका आता है 2150 के आसपास। तो ये सब कुछ आपको काफी डिटेल में और वेरी इंपॉर्टेंट लिख के एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर्स के दौरान। आपने अगर ध्यान से चीजें देखी हैं तो काफी अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस आर अप्लाइड टू अचीव द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले क्या बोला गया कि बेंजोनाइल क्लोराइड है आपके पास, बेंजोनाइल क्लोराइड है। तो ये बेंजोनाइल क्लोराइड आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है H2 एंड PdBSO4 के साथ, जो कि रोजनमंड रिडक्शन होती है। इससे आपको बेंजल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा इससे आपको? बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका बनेगा जी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन इसको हम बोलते हैं। तो रोजनमंड रिडक्शन हो गया यहाँ पे, और ये भी बेसिकली आपका रोजनमंड रिडक्शन हो गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन यानी कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपने करवाई है डाइल्यूट NaOH के साथ, एंड इन किसके साथ? CH3CH के साथ। तो यहां से आपका बना है सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पे जो परकिंस रिएक्शन होते हैं ना, उसमें तो सिनामिक एसिड बनता है, उसमें तो सिनामिक एसिड बनता है। सिनामल्डिहाइड यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तो हो ही नहीं सकती, इसको तो हटा ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोजरमंड रिडक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लेजन वाली। तो यहां से आपको सिनामल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी अपने आप में, काफी चीजें यहाँ पे आपसे यूज करवाई गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 कहेगा। तो क्या कह रहे हैं देखिए, समझते हैं भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है? OET गिवन है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ? B2H6 एंड H2O2 के साथ। तो दिस इज सिंपली, जब आप अल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो बेसिकली क्या रहने वाला है यहाँ पे? ये आपका OET रहेगा, एंड यहाँ पे इस पोजीशन पे भी आपका हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे? जो अल्कीन आपको दिखाई दे रहा है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप पैराटोसाइलेट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बेसिकली आपका यहाँ अटैक करेगा OTS पे, और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा OTS। तो ये आपका OET यहाँ पे, और यहाँ बन गया आपका OTS। अब जब OTS की रिएक्शन आप बेस के साथ करवाएंगे, टार्ट बुटोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और एलिमिनेशन में आप देखेंगे कि जो लेस इस साइड यहाँ डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि यहाँ ये जो आपका प्रोटॉन है ये यहाँ, एंड OTS बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये बनने के बाद आपने करवा देना है यहाँ ओजोनोलिसिस। क्या करवा देना है? ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करवाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे OET था, और ये आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH आएगा। और अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे लास्ट में किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। वो इन दोनों को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये OET, ये आपका CH2OH बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पे भी आपका CH2OH बन जाएगा। और इसी कंपाउंड का बेसिकली नाम क्या बन जाएगा? इसी कंपाउंड का नाम बनेगा 2 इथोक्सी, है ना। इसी कंपाउंड का जो नाम बनेगा बेसिकली
वो बनेगा आपका, देख सकते हैं आप यहाँ से 1 और 6 पे डाइओल है, ओनली हेक्सेन नहीं है, 2 इथोक्सी है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद ओजोनोलिसिस, उसके बाद रिएजेंट का यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो अपने आप में काफी शानदार क्वेश्चंस हैं, बट अगेन ये चीजें पढ़ाई जाती तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगेन स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा कि बताओ इनमें से मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा होगा। तो देखिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपके बल्कि ग्रुप रहे हो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए, तो वो बेसिकली आपका हमें स्टेबल देखने को मिलता है। तो सारे बना बना के ट्राई करके देखने पड़ते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जो आंसर है उसी को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक मुझे चाहिए यहाँ पे अबव द प्लेन, एक इथाइल मुझे अबव द प्लेन चाहिए। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं इसको मैं, तो इसको एक इथाइल को मैंने यहाँ पे लगाया, ये राज, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मिथाइल है वो बिलो द प्लेन है। मिथाइल कहाँ आ रहा है आपका, बिलो द प्लेन आ रहा है। ये इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी लाइक दैट इक्वेटोरियल होगा। तो ये दूसरा। तीसरे पे अगर आप देखेंगे अगेन अबव द प्लेन है, अगेन अबव द प्लेन है, यानी कि अगेन इक्वेटोरियल है। तो आप देखोगे ये भी इक्वेटोरियल, ये भी, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। आप बना के देख लीजिए कोई, जैसे अगर आप यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, ये वाली जो पोजीशन वो अप जाएगी, जैसे ये वाली पोजीशन अप गई तो यहाँ पे आपको डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, उससे अनस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि CH3 एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसलिए ये 3 और 4 में से 4 स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर एक को ऊपर रखोगे एक को नीचे, यानी कि एक तो दोनों में से एक तो पक्का कहां जाने वाला है, एक्सियल पोजीशन पे। डाइएक्सियल इंटरेक्शन अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, आपसे पूछा था कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन बताइए क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन ये कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, कार्बीन इंटरमीडिएट से। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली आपको इथोक्सी नेप्थलीन गिवन है, इसको हम मिथोक्सी नेप्थलीन आपको गिवन है। इसकी रिएक्शन करवाई क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ। तो जैसे आप समझ जाया करो, जब भी क्लोरोफॉर्म और बेस गिवन हो वहां पे बनता है डाई क्लोरोकार्बिन। क्या बनेगा, पहले यहाँ पे आप बनाओ डाई क्लोरोकार्बिन। तो ये रहा OCH3, डबल बॉन्ड ये। तो सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा आपका डाइक्लोरोकार्बिन, और डाइक्लोरोकार्बिन अल्कीन के साथ बेसिकली क्या शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करने वाला है यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और फिर हमें यहाँ पे रिंग ओपनिंग करनी पड़ेगी। फिर हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, ये OCH3 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आप जैसे इस रिंग को ओपन करेंगे कि ये वाला जो OCH3 है वो यहाँ अटैक करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से आपका लीव कर जाएगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे 7 मेंबर की रिंग देखने को मिलने वाली है ना। बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है अब वो यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है वो बेसिकली ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एंड यहां से एक क्लोरीन बाहर जा चुका है, एंड यहाँ पे OCH3 का C डबल बॉन्ड O बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ये। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कौन से में, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, दो ही डबल बॉन्ड होंगे, तीसरा डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ तीसरा दिखा रखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका प्रॉपर आप मैकेनिज्म यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। 2 मिथोक्सी नेप्थलीन था, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई एंड रिंग ओपनिंग होगी और आपका फाइनली प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। अगेन अनकॉमन क्वेश्चन है ना।
अनरिलेटेबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि होने वाला है नहीं, क्योंकि ये चीजें कॉमन नहीं है, अनकॉमन क्वेश्चंस है, और एग्जामिनर डालता इसलिए ताकि आप टाइम वेस्ट करो इनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिट्रल। सिट्रल के रिस्पेक्ट में आपको बताने की क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जर्नियल एंड न्यूरल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ सिट्रल्स। यस, बिल्कुल सही बात है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेफरेंस यूज किया है। तो ये सिट्रल ई फॉर्म होती है, ई और जेड आपको पढ़ाए जाते हैं, और ई और जेड जो है बेसिकली वो आपका स्टीरियो आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दोनों पोजीशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फर्स्ट प्रायोरिटी आमने सामने है, इसलिए इसको ई फॉर्म बोलते हैं, न्यूरल बोलेंगे इसको। एंड यहाँ पे दोनों जो है बेसिकली ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके सामने आपको यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी देखने को मिल रही, मतलब देखने को मिलेगी। तो ये आपका बेसिकली जेड फॉर्म होती है, जिसे हम जर्नियल बोलते थे। तो ये तो ठीक है, ए तो ठीक है, ए ठीक है, हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब बाकी का आपको पता नहीं होगा, तो उसके बाद डी नहीं आ सकता। ऑन ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड, तो आपको ये वाला एसिड बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बेसिकली जेरानिक एसिड बनता है जब आप सिट्रल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, सिल्वर ऑक्साइड। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सिट्रल है, इसका रिएक्शन आपने करवाया सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आपको जेरानिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ये बनेगा यानी कि डी इनकरेक्ट हो गया, तो डी हटा दो भाई, डी ये है, ये भी हटा दो। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अब हमारा भाई लास्ट क्वेश्चन आ गया है। बेसिकली 25 क्वेश्चंस आपका पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली आपका 2 पेंटेनोन है, तो आपको इसका मास स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है। तो 2 पेंटेनोन में सबसे पहले तो देखो भाई, बेस पीक जो आपका आएगी, मतलब वो 86 पे आने वाली है, 86 86 86 86। तो ये कुछ मैंने रेफरेंस यूज किया, देखो ये आपका बेसिकली 2 पेंटेनोन है, जिसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 86। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अल्फा क्लीवेज आपने करनी है। क्या करनी है? अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीजें बनती हुई दिखाई देंगी, एक ये जिसकी पीक 71 पे आने वाली है, और दूसरा ये जिसकी पीक आपका 43 पे आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैक्लाफर्टे करवाना पड़ेगा इसका। जब मैक्लाफर्टे करवा के इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे, उससे बेसिकली यहाँ पे जो पीक आएगी वो 58 पे भी आती है, 58 पे भी पीक आएगी। तो यहाँ पे देखो 71 तो यहाँ पे भी है और 71 तो यहाँ पे भी है, 71 आएगा ही आएगा अल्फा क्लीवेज की हेल्प से। इन दोनों को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 43 भी कंफर्म है। ठीक है, और 15 किसकी वजह से आ रहा है? मिथाइल की वजह से आ रहा है, वो भी हमें कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल रेडिकल गिवन है, उसकी वजह से आएगा, तो वो भी ठीक है, 15 भी। तो मेन बात है यहाँ पे 58 वाली, 58 वाली मैक्लाफर्टे जब आप करवाएंगे इसका, उसकी वजह से जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, उसकी वजह से जो पीक है वो बेसिकली आपका 58 पे आती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मैक्लाफर्टे आप करवा लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपको फोटो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बनता है कि सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, और इसकी जो पीक है वो बेसिकली आपका 58 पे आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यह था जी हमारा CUET PG केमिस्ट्री 2025 का जो पेपर था, उसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, डिटेल में डिस्कशन किया है। अब हमारा एक पार्ट बचता है, दैट इज पार्ट 3, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एंड जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बने रहिएगा। जिन भी बच्चों को CUET की प्रिपरेशन करनी है, वो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।